चलिए आज हम बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, वायरस कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये क्या कार्य करते हैं, कितने सूक्ष्म होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले इसमें तो बैक्टीरिया ये यूनिट 2 है ना, बीएससी भाग 1 का चैप्टर है यूनिट 2 है ना। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। तो जनरल इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, तो इसमें देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हम लोग कि माइक्रोस्कोपिक होता है। क्या होता है ये? माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब सूक्ष्म होता है, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, माइक्रोस्कोप के सहायता से ही देखा जा सकता है। ये यहाँ पर बताया गया है। यूनिसेलुलर होता है, मतलब ये एक कोशिका, जैसे वायरस में हमने देखा था कि वायरस क्या होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं ये? यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक कोशिकीय होते हैं, सिर्फ एक कोशिका के ये ऑर्गेनिज्म बने हुए होते हैं। ठीक है, इसके बाद है सिंपल। ये क्या होते हैं? ये सरल होते हैं। क्या होते हैं? सरल होते हैं। और प्रोकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं ये? प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? जैसे कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है, दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स हम किसको कहते हैं? इसे यहाँ पर लिखा गया है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोट का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या होता है? प्रिमिटिव, जो पहले बना हुआ है, जो ज़्यादा डेवलप नहीं है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल की जो कैरेक्टर्स है उसमें हमने ये जानते हैं कि ये जो होते हैं ये वेल डेवलप नहीं होते हैं, और ना ही इसमें वेल डेवलप जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ना तो इसमें न्यूक्लियस ही पाया जाता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर रहता है, डीएनए एनआरएनए। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसके चारों ओर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अभाव होता है। मतलब एक कहा जा सकता है कि इसमें क्या नहीं पाया जाता, एक स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। और साथ ही साथ झिल्ली से यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अ, घिरी हुई जो कोशिकांग है वो भी इनमें नहीं पाई जाती है। मतलब ये प्रिमिटिव होते हैं और इनमें सिर्फ 70 टाइप ऑफ राइबोसोम ही पाए जाते हैं। तो ये प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या? बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, इनमें हाई एडेप्शन कैपेसिटी पाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा पीएच में, लो पीएच में, ठीक है, अत्यधिक ताप में तथा अत्यधिक दाब में ये जिंदा रह सकते हैं। इन्हीं गुणों के कारण प्रायः सभी प्राकृतिक पर्यावरण में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हाई मतलब अधिक पीएच में, कम पीएच में, ठीक है, अधिक तापमान में, कम तापमान में, ठीक है, अधिक दाब में, कम दाब में, सभी में ये जीवन यापन कर सकते हैं। यही कारण है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो सभी प्रकार के पर्यावरणीय जो वातावरण है उनमें क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। तो इनमें हाई एडेप्शन कैपेसिटी पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखते हैं हम लोग हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं बैक्टीरिया। ये सबसे पहले इन्होंने डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। इन्होंने खोज किन्होंने किया था इनका? तो एक वैज्ञानिक हुए थे, डच वैज्ञानिक हुए थे, जिनका नाम क्या है? एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक। क्या है? एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक। इन्होंने 1632 से 1723 के बीच में बैक्टीरिया को खोजा था। कब खोजा था? 1632 से 1723 के बीच में। कब खोजा था? जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया था। ठीक है, माइक्रोस्कोप के आविष्कार के पश्चात एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने 1632 से 1723 के बीच में बैक्टीरिया को खोजा, और सीधे इन्होंने बैक्टीरिया नाम नहीं दिया, इन्होंने कहा टाइनी एनीमैक्यूल्स। बैक्टीरिया को इन्होंने क्या कहा था? टाइनी एनीमैक्यूल्स कहा था। इसके बाद आते हैं एरनबर्ग। तो एरनबर्ग जो वैज्ञानिक थे, 1838 में इन्होंने टाइनी एनिमैक्यूल्स को, जो किन्होंने नाम दिया था? एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक के द्वारा खोजे गए टाइनी एनिमैक्यूल्स को ही एरनबर्ग ने 1838 में बैक्टीरिया नाम दिया। क्या नाम दिया था? बैक्टीरिया नाम इन्होंने दिया था एरनबर्ग ने। ठीक है, इसके बाद देखते हैं रॉबर्ट कोच हुए 1843 में। ठीक है, 1843, 1843 में कौन हुए? रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक हुए। तो रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? इन्होंने बताया कि जीवाणु जीवों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं? जीवों में बहुत सारे रोगों को उत्पन्न करते हैं, मतलब ये रोग कारक होते हैं। तो रोग कारक प्रकृति की खोज जो है वो किन्होंने की थी? रॉबर्ट कोच ने बताया था। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, ये रॉबर्ट कोच ने बताया। तो इन्होंने क्या किया कि रेशम के कीटों में एंथ्रेक्स डिसीज जो था, है ना, और मनुष्य में जो क्षय रोग था, है ना,
तो क्षय रोग उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं उनको पृथक करने में सफलता प्राप्त की थी कि इन्होंने, रॉबर्ट कोच ने। और इन्होंने बताया था कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये मनुष्यों में, जीवों में और पौधों में क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये रोग को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। इसके बाद सन 1850 में, ठीक है, 1850 में एक वैज्ञानिक है लुई पास्चर, ठीक है, लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने 1850 में बैक्टीरियोलॉजी की आधारशिला रखी। मतलब जीवाणु विज्ञान की आधारशिला रखी। इसमें जीवाणु से संबंधित जो एक्सपेरिमेंट है वो उस समय किए जाते थे। इसके बाद ग्रिफिथ नामक एक वैज्ञानिक हुए, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, है ना, 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ नामक एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने बैक्टीरिया में होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया को, है ना, इन्होंने विस्तृत बताया था, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया को इन्होंने क्या किया था, विस्तृत बताया था, ठीक है, विस्तृत विस्तार से इन्होंने बताया था, ठीक है। ये हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन इन हिस्ट्री। आप देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले क्या है, इस यहाँ पर दिया गया है कॉस्मोपॉलिटन। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होगा, विश्वव्यापी। ये जैसे हमने पहले ही बताया था कि इसमें हाई एडेप्शन कैपेसिटी पाई जाती है। मतलब ये उच्च ताप में, उच्च दाब में, निम्न ताप में, निम्न दाब में, है ना, और साथ ही साथ उच्च और निम्न पीएच में भी ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये जीवित रह सकते हैं। इनमें हाई एडेप्शन कैपेसिटी पाई जाती है तथा इसी के कारण, है ना, ये क्या होते हैं, विश्व के, है ना, सभी पर्यावरणीय क्षेत्रों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। सभी पर्यावरणीय वातावरण, सभी वातावरण में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। मतलब विश्वव्यापी होते हैं, ये किसी भी जगह पर ये पाए जा सकते हैं, हर सभी जगह पर ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ये यूनिसेलुलर प्रकृति के होते हैं। कौन से प्रकृति के होते हैं ये, यूनिसेलुलर, मतलब ये एक कोशिकीय होते हैं। मतलब ये जो जीव होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिका में ही अपना मतलब जो जीवन है वो पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है ये ऑटोट्रोफिक यानी हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन वाले होते हैं। मतलब ये ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी कर सकते हैं और हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी कर सकते हैं। तो ये स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं, सामान्य सी बात है, ठीक है। तो जो स्वपोषी जो बैक्टीरिया होते हैं ये प्रकाश संश्लेषी हो सकते हैं, रसायन संश्लेषी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना भोजन भी स्वयं बना सकते हैं। और हेटेरोट्रोफिक मतलब ये दूसरों के द्वारा बनाए गए भोजन को भी ये ग्रहण कर सकते हैं। मतलब ये ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक दोनों ही प्रकार की न्यूट्रिशन जो है इनमें पाई जाती है। स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। चलिए ये हो गया। इसके बाद है जो प्रकाश संश्लेषी जो बैक्टीरिया होते हैं। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी हुई होती है, ठीक है। किसकी बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी हुई होती है। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है, देखिए इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है इनके बाहर में, ठीक है। और इस कोशिका भित्ति, ये जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी हुई होती है, तो ये पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी हुई होती है, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी हुई होती है, ठीक है। इसके पश्चात देखते हैं कि कुछ जीवाणुओं में कोशिका भित्ति के बाहर पॉलीसेकेराइड का बना कैप्सूल पाया जाता है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड का बना क्या पाया जाता है, कैप्सूल पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद 7वां नंबर, इसमें जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना वाले होते हैं। मतलब कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना वाले होते हैं, ये यूकैरियोटिक नहीं होते हैं, मतलब वेल डेवलप नहीं होते हैं, ये प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें क्या पाया जाता है, प्रिमिटिव सेल्स होता है ना। क्योंकि इसमें जो वेल डेवलप सेल ऑर्गेनेल्स हैं और जो न्यूक्लियस है वो इसमें अपसेंट होता है। मतलब एक स्पष्ट न्यूक्लियस जो होता है वो इस यहाँ पर उसका अभाव होता है। सिर्फ जो जेनेटिक मटेरियल हैं ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके पश्चात देखते हैं कि जीवाणुओं में प्लाज्मा झिल्ली से घिरे कोशिकाएं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी आदि अपसेंट होते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एवं प्लाज्मिड का यहाँ पर क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि 70S टाइप ऑफ राइबोसोम ही सिर्फ इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। सिर्फ इसमें क्या पाए जाएंगे, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S राइबोसोम, एक 80S राइबोसोम, ठीक है। 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 70S टाइप ऑफ राइबोसोम ही पाए जाते हैं, 80S टाइप ऑफ राइबोसोम यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ देखते हैं कि कुछ जीवाणुओं में कसाभिका यानी कि फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रचलन में सहायता करते हैं और लोकोमोशन में क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं। ये कसाभिका फ्लैजिलिन
नामक प्रोटीन के बने हुए होते हैं। जो फ्लैजिला होते हैं वो फ्लैजिलिन नामक जो प्रोटीन है उसका बना हुआ होता है। आगे देखते हैं इसमें लैंगिक प्रजनन यानी कि अलैंगिक प्रजनन है, सॉरी अलैंगिक प्रजनन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अंतः बीजाणु यानी कि इंडोस्पोर के द्वारा होता है। इंडोस्पोर के द्वारा क्या होगा, यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि यहाँ पर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन के द्वारा संपन्न होता है। मतलब एक जो बैक्टीरिया है जब वो दो भाग में बढ़ जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, बाइनरी फिजन कहते हैं। ठीक है, तो बाइनरी फिजन के द्वारा यहाँ पर क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 प्रकार का पाया जाता है, जो कि क्या होता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। 3 विधियों के द्वारा पूर्ण होता है। फर्स्ट नंबर क्या है इसमें, कॉन्जुगेशन। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, और थर्ड नंबर क्या है, ट्रांसडक्शन के द्वारा यहाँ पर होता है। अब देखते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें पादप के समान भी लक्षण पाए जाते हैं। किसके समान लक्षण पाए जाते हैं, पौधों के समान। ठीक है, पौधों के समान यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं। तो उन लक्षणों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि एक पादप कोशिका की क्या होता है, लक्षण होता है। पादप कोशिकाओं में सेल वाल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया में सेल वाल पाया जाता है, इस कारण से ये पादप के समान लक्षण होता है। ठीक है, तो ये इनमें से अधिकांश क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। मतलब जो पौधे होते हैं वो भी स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसी प्रकार से जो बैक्टीरिया होते हैं ये भी, अधिकांश जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। अधिकांश जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। तो ये भी पौधों के समान लक्षण है। ठीक है, ये पौधों के समान विटामिन का संश्लेषण कर सकते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे पौधे विटामिन का संश्लेषण करते हैं, उसी प्रकार से जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी विटामिन का संश्लेषण कर सकते हैं, विटामिन सिंथेसिस ये कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि है ना, ये घोल के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं ये भी घोल के रूप में ही भोजन को ग्रहण करते हैं। जल में मिले हुए, मृदा में उपस्थित जल में घुले हुए मिनरल्स को, साल्ट्स को, ठीक है, तत्वों को जो प्लांट्स होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो बैक्टीरिया होते हैं ये भी घुलित अवस्था में ही, ठीक है, घुलित अवस्था में ही, सॉल्युबल फॉर्म में ही, है ना, जो भोजन है उसको क्या कर सकते हैं, ये ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं, कुछ जीवाणुओं की प्रकृति तंतु के रूप में वृद्धि करने की होती है। मतलब तंतु के रूप में, पौधे के समान पौधे जिस प्रकार तंतु के रूप में वृद्धि करता है, उसी प्रकार से जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया तंतु के समान वृद्धि करने की प्रकृति रखते हैं। ठीक है, स्वयंपोषी जीवाणुओं में अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से कार्बनिक पदार्थ बनाने की क्षमता होता है। ठीक है, अगला देखते हैं इनमें कि इनमें कार्बनिक नाइट्रोजन से सभी प्रकार के जो अमीनो अम्ल संश्लेषित करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, इनमें सभी प्रकार के जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको सिंथेसिस करने की क्षमता इनमें पाई जाती है, कैपेसिटी इनमें पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं प्राप्ति स्थान एवं स्वभाव। ठीक है, ऑक्यूरेंस एंड हैबिट। ऑक्यूरेंस एंड हैबिट ये कहाँ पर, कहाँ ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं, और इनका स्वभाव क्या होता है। ठीक है, तो जीवाणु उन सभी स्थानों पर मिल सकते हैं जहाँ पर क्या है, जीवन संभव है। जैसे कि पहले ही बता दिया था कि ये क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। ठीक है, कि क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। ये उन सभी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर जीवन क्या होता है जी, संभव होता है। ठीक है, ये पानी, हवा, भूमि तथा कुछ प्राकृतिक पदार्थ जैसे कि दूध, फल आदि के रस में क्या हो सकते हैं, ये पाए जाते हैं। ये सर्वव्यापी कह सकते हैं इनको। ठीक है, कुछ जीवाणु जो होते हैं वो सिम्बायोंट, सिम्बायोंट के रूप में, मतलब ये सहजीविता स्थापित करते हैं। ठीक है, सहजीविता स्थापित करते हैं किसके साथ, लेग्यूमिनेसी फैमिली के पौधों के जड़ों के साथ। ठीक है, तो इनकी जड़ों में क्या बना देते हैं, ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, जो कि नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि राइजोबियम है, एस्चेरिचिया कोलाई है। ठीक है, इसके अलावा कुछ जीवाणु असामान्य परिस्थितियों जैसे कि उच्च ताप है जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर, और निम्न ताप पर जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी, समुद्र की गहराइयों में, बर्फ की चट्टानों में आदि सभी स्थानों पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेप आर मॉर्फोलॉजी। ठीक है, सेप आर मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया।
तो इसमें फर्स्ट नंबर देखते हैं कि रॉड सेप बैक्टीरिया कौन सी प्रकृति के हो सकते हैं, रॉड सेप हो सकते हैं। तो रॉड सेप बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, बैसिलस कहा जाता है। रॉड सेप बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, बैसिलस कहा जाता है। तो ए नंबर है इसमें बैसिलस। तो बैसिलस किसे कहेंगे, जब जो बैक्टीरिया, जब रॉड सेप बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सिंगल फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, बैसिलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, बैसिलस कहा जाता है, बैसिलस, ठीक है। इसके बाद है डिप्लोबैसिलस, ठीक है, डिप्लोबैसिलस, ठीक है। तो जब दो रॉड सेप स्ट्रक्चर वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो पार्श्व से वो इंड से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, है ना, यानी कि दो बैक्टीरिया, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, दो बैक्टीरिया दिखा दे रहा है, दो रॉड सेप बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि सिरों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लोबैसिलस कहते हैं, डिप्लोबैसिलस। अब है इसके बाद है सी नंबर है स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो स्ट्रेप्टोबैसिलस किसे कहते हैं, जब बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो इंड से, है ना, एक सिरों से आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं वो सिरों से आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं, ठीक है। ये तो सिरों से हो गया। अब पार्श्व से सब बहुत सारे बैक्टीरिया आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, पार्श्व से जो रॉड से बैक्टीरिया है वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैलिसेड बैसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं, पैलिसेड बैसिलस कहते हैं। अब देखते हैं स्फेरिकल बैक्टीरिया आर कॉकस, ठीक है। स्फेरिकल बैक्टीरिया मतलब गोलाकार बैक्टीरिया, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, गोलाकार बैक्टीरिया को कोकस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट नंबर देखते हैं माइक्रोकोकस, ठीक है। तो गोलाकार बैक्टीरिया जब स्वतंत्र रूप से एकल एकल पाया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोकोकस कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि एक एक बैक्टीरिया अलग अलग हमको दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार की जो बैक्टीरिया है इसको हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोकोकस कहेंगे, ठीक। उसी प्रकार सेकेंड नंबर देखते हैं डिप्लोकोकस, ठीक है। तो डिप्लोकोकस क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, जैसे हमने डिप्लोबैसिलस पढ़ा था, सिर्फ उसी प्रकार से क्या है, डिप्लोकोकस मतलब दो कोकस बैक्टीरिया जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लोकोकस कहते हैं। जैसे हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दो दो की संरचना में हमको दिखाई दे रहा है प्रत्येक बैक्टीरिया, तो इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लोकोकस कहते हैं। इसके बाद है सी नंबर है टेट्राकोकस, ठीक है। तो ये टेट्राकोकस बैक्टीरिया क्या क्या होते हैं, जब बैक्टीरिया की चार कोशिकाएं, ठीक है, जब बैक्टीरिया की चार कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती है तो इस प्रकार का जो संरचना बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राकोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्राकोकस कहते हैं। इसी प्रकार से डी नंबर है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस क्या क्या होते हैं, कि बहुत सारे जब कोकस बैक्टीरिया, ठीक है, बहुत सारे जब कोकस बैक्टीरिया आपस में जुड़ करके लड़ी के समान, लड़ी या फिर श्रृंखला के समान संरचना का निर्माण करते हैं, जैसे हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार की जो बैक्टीरिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। इसके बाद है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस। तो ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया क्या होते हैं कि बहुत सारे जो कोकस बैक्टीरिया हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं ना, बहुत सारे जो कोकस बैक्टीरिया हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार की जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। क्या कहते हैं, स्टेफाइलोकोकस। इसके बाद है एफ नंबर सरसीना, ठीक है, सरसीना होता है। तो ये सरसीना प्रकार का जो कोकस है ये क्या होता है कि जब कोकस बैक्टीरिया की 8 कोशिकाएं, ठीक है, कोकस बैक्टीरिया की 8 कोशिकाएं जब आपस में जुड़ जाती है तो इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, सरसीना कहते हैं। जैसे हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक पीछे है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरसीना, सरसीना के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसके बाद है स्पाइरल बैक्टीरिया, ठीक है, थर्ड नंबर है स्पाइरल बैक्टीरिया, है ना, कोकस के बाद है स्पाइरल बैक्टीरिया। तो ये किसके समान, ये सर्पिलाकार, हमको सर्प के समान दिखाई देता है, ठीक है, किसके समान दिखाई देता है, ये सर्प के समान दिखाई देता है। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, स्पाइरल बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं जी, इसको स्पाइरल बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। इसमें स्पाइरिलम भी आता है, ठीक है, स्पाइरिलम, जिसके एक एंड पर क्या होता है, बहुत सारे फ्लैजिला जो होते हैं वो निकले हुए होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं विब्रियो। ठीक है, तो विब्रियो जो है वो एक सिकल सेल के समान मुड़ा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। जैसे एक रॉड शेप स्ट्रक्चर में कोई बैक्टीरिया पाया जा रहा है, इसी रॉड शेप बैक्टीरिया को यदि हम लोग कुछ इस प्रकार से मोड़ देते हैं तो इस प्रकार की जो बैक्टीरिया है वो क्या कहलाता है, विब्रियो बैक्टीरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, विब्रियो बैक्टीरिया कहलाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फिफ्थ नंबर है फिलामेंटस, ठीक है। फिलामेंटस बैक्टीरिया क्या होता है, ये फिलामेंट के समान हमको दिखाई देते हैं, तंतु के समान हमको दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार की जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये फिलामेंटस बैक्टीरिया कहते हैं,
ठीक है, आगे देखते हैं स्टालकेट बैक्टीरिया। ठीक है, स्टालकेट बैक्टीरिया क्या होता है? ये स्टाल्क के समान हमको दिखाई देते हैं। किसके समान दिखाई देते हैं? स्टाल्क के समान हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, एक खंड के समान हमको दिखाई देते हैं, है ना। स्टालकेट बैक्टीरिया को कहा जाता है सवृंत। इसमें वृंत के समान संरचनाएं पाई जाती है, तो इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? स्टालकेट बैक्टीरिया कहते हैं। जैसे कि काउलोबैक्टर इसका क्या है? उदाहरण है। इसके बाद है बडेड बैक्टीरिया। बडेड है ना, इसमें बडिंग पाया जाता है, बर्ड के समान संरचनाएं इनमें हमको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की जो बैक्टीरिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? बडेड बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार के बैक्टीरिया को बडेड बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो उदाहरण है वो रोडोमाइक्रोबियम है। रोडोमाइक्रोबियम, ठीक है, रोडोमाइक्रोबियम इसका क्या है? उदाहरण है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जीवाणुओं में कशाभिकीकरण। ठीक है, जीवाणुओं में क्या? कशाभिकीकरण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।